वेलकम टू मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगुलैरिटीज़ पर। सिंगुलैरिटीज़ क्या है और हम सिंगुलैरिटीज़ को किस तरह डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो आइए हम देखते हैं सिंगुलैरिटीज़ की डेफिनेशन। ए पॉइंट z equal to a is called a singular point or singularity of a function f of z. Singularity of a function f of z if function f of z is not analytic at z equal to a। यानी कि सिंगुलर पॉइंट या किसी फंक्शन की सिंगुलैरिटी क्या है आपके पास, सिंपली एक पॉइंट जहाँ पर फंक्शन आपके पास क्या हो, एनालिटिक ना हो, वो पॉइंट उस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट कहलाता है या सिंगुलैरिटी कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू 1/z-2। ठीक है, तो इस फंक्शन की अब क्लियरली हमें दिख रहा है कि फंक्शन जो है वो कहाँ पर अनडिफाइंड है, 2 पर फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है, z इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो इसका सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी क्या है, 2 इसकी सिंगुलैरिटी है। ठीक है, तो अब फंक्शन जो है वो सिंगुलैरिटी यानी कि इसका सिंगुलर पॉइंट ये कैसे बना, ये इस तरह से कि अब फंक्शन आपके पास अनडिफाइंड है। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन जो है वो एनालिटिक भी नहीं होगा। ठीक है, एनालिटिक सिंपली आपके पास क्या होता है कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो फंक्शन, हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है, किसी एक ख़ास पॉइंट पर, अब ये फंक्शन अनडिफाइंड है, किस पॉइंट पर अनडिफाइंड है, z इक्वल टू 2 के ऊपर ये आपके पास फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, अगर ये फंक्शन 2 पर अनडिफाइंड है तो ये फंक्शन इस पॉइंट 2 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, यानी कि फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं है 2 के ऊपर, तो 2 इसकी फंक्शन की सिंगुलैरिटी है। ठीक है, यानी कि 2 इसका सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। तो ये आपके पास सिंपली जो है वो सिंगुलैरिटीज़ हैं, यानी कि सिंगुलर या पॉइंट या सिंगुलैरिटी आपके पास क्या होती है कि वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक ना हो, वो पॉइंट उस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट कहलाता है या उसे हम कहते हैं कि ये इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक और यहाँ पर देखते हैं, फंक्शन आपके पास है f ऑफ z इक्वल टू z² + 1 डिवाइडेड बाय z इंटू z+1 z² + 4। तो ये आपके पास फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन जो है वो किन पॉइंट्स पे अनडिफाइंड है। ठीक है, फंक्शन एक पॉइंट पर भी अनडिफाइंड हो सकता है, एक से ज़्यादा पॉइंट पर भी अनडिफाइंड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो है z, जहाँ पर यानी कि फंक्शन जो है वो कहाँ पर अनडिफाइंड होगा, z इक्वल टू z पे अनडिफाइंड होगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर अगर हम देखें तो z+1 है, यानी कि फंक्शन अनडिफाइंड होगा कहाँ पर, -1 पर। ठीक है, और थर्ड फैक्टर आपके पास है z² + 4। ठीक है, इसको हम मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं इस तरह से, z+2 आयोटा इंटू z-2 आयोटा। तो यानी कि आपके पास जो है वो टोटल यहाँ पर 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड होगा वो -2 आयोटा होगा और फोर्थ पॉइंट आपके पास होगा +2 आयोटा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि फंक्शन मज़ीद किन 2 पॉइंट्स पर अनडिफाइंड है, +-2 आयोटा पर फंक्शन जो है वो आपके पास अनडिफाइंड है। ठीक है, यानी कि फंक्शन इन पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है। अगर फंक्शन इन पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट्स इसके सिंगुलर पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर ये इसके सिंगुलर पॉइंट्स हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इस फंक्शन की सिंगुलैरिटीज़ क्या है, 0, -1, +-2 आयोटा इस फंक्शन की सिंगुलैरिटीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें एक चीज़ ये भी पता चलती है कि
जो फंक्शन है उसके सिंगुलर पॉइंट एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इवन इन्फिनिट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स भी किसी फंक्शन के हो सकते हैं। ठीक है, ये हम मज़ीद आगे जो है वो डिस्कस करेंगे कि इन्फिनिट नंबर ऑफ अगर सिंगुलर पॉइंट्स हैं देन हम सिंगुलैरिटीज़ को क्या कहेंगे, अगर फाइनाइट सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है, फाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स हैं देन हम सिंगुलैरिटी को क्या कहेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी सिंगुलैरिटीज़ की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सिंगुलैरिटीज़ की आपके पास दो टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स दो हैं, एक आपके पास है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और सेकंड टाइप है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो फर्स्ट टाइप है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आपके पास क्या है, a point z equal to a is called a point z equal to a is said to be an isolated singularity if isolated singularity of a function f of z if function is f of z is analytic at each point in the neighborhood of z equal to a except at z equal to a। यानी कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जो फंक्शन लेंगे उस फंक्शन में हम उसकी सिंगुलैरिटीज़ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सिंगुलैरिटीज़ हम चेक करने के बाद हम देखेंगे कि फंक्शन, अब ये जो सिंगुलैरिटीज़ हैं ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है या नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या है कि फंक्शन जो है वो एक पॉइंट सी इक्वल टू ए के ऊपर अनडिफाइंड है, यानी कि एनालिटिक नहीं है। अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो फंक्शन, वो पॉइंट उस फंक्शन का क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि वो पॉइंट जो है वो उसकी फंक्शन की सिंगुलैरिटी बन जाएगा। तो अब उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जो कि फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है, फंक्शन एनालिटिक नहीं है लेकिन फंक्शन एनालिटिक हो कहाँ पर, इफ़ एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक एट ईच पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ c इक्वल टू a, यानी कि फंक्शन जो है उस पॉइंट के नेबरहुड में हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक हो। ठीक है, सिर्फ इस पॉइंट पर एनालिटिक ना हो लेकिन इसके नेबरहुड में हर पॉइंट पर एनालिटिक हो, देन ये इसकी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहलाएगी। ठीक है, हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शन आपके पास है 1/z -1। ठीक है, अब ये आपके पास एक फंक्शन है z-1, इसकी सिंगुलैरिटी आपके पास क्या है, 1। ठीक है, एट z इक्वल टू 1, इसकी फंक्शन जो है वो सिंगुलर पॉइंट है 1 इसका। तो अब ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, यही पॉइंट इसकी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्यों कहलाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ये फंक्शन हर पॉइंट पर 1 के नेबरहुड में फंक्शन हर पॉइंट पर एनालिटिक है। ठीक है, सिर्फ 1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 से बैकवर्ड जाएं या 1 से फॉरवर्ड जाएं, सिर्फ इसके नेबरहुड पॉइंट में, ठीक है, क्लोज टू 1, उन पॉइंट्स के ऊपर अगर हम चेक करें तो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। ठीक है, अगर फंक्शन इसके नेबरहुड में हर पॉइंट के ऊपर ही एनालिटिक है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसकी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है ये इसकी, तो 1 इसकी क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। इस तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं, फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ जी इक्वल टू जी प्लस 3 डिवाइडेड बाय जी क्यूब इंटू जी स्क्वायर प्लस 4। इस फंक्शन के पहले तो आप सिंगुलर पॉइंट्स चेक करें। ठीक है, इस फंक्शन की सिंगुलैरिटीज़ चेक करें कि सिंगुलैरिटीज़ इसकी क्या है। तो सिंगुलैरिटीज़ आपके पास है जी इक्वल टू 0 और सेकेंडली
अगेन हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं z² + 4 को z + 2 आयोटा z इंटू z -2 आयोटा। तो आपके पास सिंगुलर पॉइंट्स इसके कौन से आ जाएंगे, 2 +-2 आयोटा जो है वो इसके सिंगुलर पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 0 और +-2 आयोटा जो है वो इस फंक्शन की आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ हैं, क्योंकि 0 के नेबरहुड में आप हर पॉइंट पर चेक करें तो फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर +-2 आयोटा के नेबरहुड में हम चेक करते हैं तो भी फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा। ठीक है, क्लियरली फंक्शन से ही हमें दिख रहा है कि फंक्शन सिर्फ इन 3 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि सिर्फ ये 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर फंक्शन आपके पास एनालिटिक नहीं है। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट पर फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। ठीक है, तो इस तरह 0 और +-2 आयोटा ये 3 इसकी क्या हैं, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास किसी फंक्शन की सिंगुलैरिटी एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, इवन के इन्फिनिट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटीज़ भी किसी फंक्शन की हो सकती हैं। ठीक है, नोट है आपके पास, ए फंक्शन f of z may have infinite isolated singularities. Infinite isolated singularities किस तरह से, हम एग्जाम्पल देखते हैं। फंक्शन आपके पास है 1/sin पाई इंटू सी। ठीक है, अब ये आपके पास जो फंक्शन है 1/sin पाई z, ठीक है, हम जानते हैं कि जो साइन पाई है या एन पाई अगर आप लें, यानी कि पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं सब पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, एन पाई के यानी कि पाई के जो मल्टीपल्स हैं उनके लिए साइन की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर साइन की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फंक्शन एनालिटिक आपके पास नहीं रहेगा। अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास z की किन वैल्यूज़ के लिए फंक्शन अनडिफाइंड है। क्लियरली आपके पास अगर z की वैल्यूज़ आपके पास हैं n वेयर n इक्वल टू, वेयर n इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, इन तमाम वैल्यूज़ के लिए आपके पास जो साइन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही साइन की वैल्यू आपके पास 0 होती है यहाँ पर फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस फंक्शन की आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ कौन सी हो जाएंगी, तमाम यहाँ पर आपके पास इसकी इन्फिनिट नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ हैं। ठीक है, यानी कि हम काउंट नहीं कर सकते ये, क्योंकि एन आपके पास क्या है, इन्फिनिट है। ठीक है, इन्फिनिट अगर एन है तो आपके पास यहाँ पर जो पाई के मल्टीपल्स हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं पाई के, तो लिहाजा यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन की आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ हैं वो क्या है, इन्फिनिट नंबर ऑफ इसकी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ हैं। ठीक है, अब हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि अगर हम एन के जो मल्टीपल्स हैं +-1 +-2 के अलावा हम इनके मल्टीपल्स, अगर इनके अलावा हम मल्टीपल्स लेते हैं तो वहाँ पर फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। ठीक है, तो सिर्फ यही आपके पास पॉइंट्स हैं जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, लेकिन इनके नेबरहुड में अगर हम चेक करेंगे तो फंक्शन जो है वो आपके पास एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा ये तमाम इसकी क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ हैं। अब हम देखते हैं सिंगुलैरिटीज़ की दूसरी टाइप जो कि है आपके पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आपके पास क्या है कि द फंक्शन f of z, the function f of z has a non-isolated singularity, isolated singularity at z equal to a if in the neighborhood of z equal to a
there exist in the neighborhood of z equal to a, there exist other points where the function f of z is not analytic, जहाँ पर फंक्शन आपके पास क्या है, एनालिटिक नहीं है। ठीक है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या है, वो सिंगुलैरिटीज़ जिसके नेबरहुड में अगर आप चेक करें तो आपको मज़ीद इस तरह के पॉइंट्स मिल जाएं जहाँ पर फंक्शन क्या हो, एनालिटिक ना हो। ठीक है, देन हम उन सिंगुलैरिटीज़ को क्या कहेंगे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ कहेंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आपके पास वो सिंगुलैरिटी है जहाँ पर फंक्शन जो है वो उस पॉइंट के ऊपर तो एनालिटिक नहीं है, लेकिन अगर हम उसके नेबरहुड में चेक करते हैं तो तमाम पॉइंट्स नेबरहुड के लिए आपके पास फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है। ठीक है, यानी कि आपके कोई भी ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलता जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक ना हो। लेकिन अगर हम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की बात करते हैं तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में हमें एक पॉइंट, एक ऐसी सिंगुलैरिटी मिलती है। ठीक है, अगर हम उस सिंगुलैरिटी के नेबरहुड पॉइंट्स पे चेक करते हैं तो आपके पास फंक्शन उसके नेबरहुड पॉइंट्स के लिए भी एनालिटिक नहीं होता। ठीक है, अगर फंक्शन उसके नेबरहुड पॉइंट्स के लिए भी एनालिटिक नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये सिंगुलैरिटीज़ जो हैं वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ हैं। ठीक है, यानी कि हमें मज़ीद पॉइंट्स पे भी सिंगुलैरिटीज़ मिल जाती हैं, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़। तो एग्जाम्पल देखिए ज़रा, फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ जी, दिस इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ जी। ठीक है, पहले तो हम इसकी सिंगुलैरिटीज़ फाइंड आउट करते हैं। फंक्शन कहाँ पर अनडिफाइंड होता है, यानी कि ये जो लॉग ऑफ जी है आपके पास, ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। हम जानते हैं कि जी इक्वल टू ज़ीरो पे ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो यानी कि इसकी सिंगुलैरिटी क्या है, जी इक्वल टू ज़ीरो जो है वो इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी है। ठीक है, अब ये सिंगुलैरिटी जो है ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है या नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, तो ये भी हमें पता चल जाता है जब हम चेक करते हैं कि जो लॉग ऑफ जी है ये आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए क्या होता है, फंक्शन एनालिटिक नहीं है। जो लॉग का फंक्शन होता है आपके पास वो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी डिफाइंड नहीं होता, तो लिहाजा हमें एक ऐसी सिंगुलैरिटी मिल गई है जिसके नेबरहुड पे अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ पर भी हमें मज़ीद सिंगुलैरिटीज़ मिल जाती हैं। ठीक है, तो लिहाजा ज़ीरो इसकी क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है ज़ीरो जो है वो लॉग ऑफ जी की। हमने देखा कि सिंगुलैरिटीज़ की दोनों टाइप्स, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ की टाइप्स को। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ को नंबर ऑफ टर्म्स की बुनियाद पर हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज़, इसेंशियल सिंगुलैरिटीज़ और तीसरी टाइप है पोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स की बुनियाद पर हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसमें जो लॉरेंट्ज़ सीरीज़ है हमारे पास वो की रोल प्ले करती है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ को फर्दर डिवाइड करने में। ठीक है, फर्दर इसको डिफाइन करने में। तो ये आपके पास लॉरेंट सीरीज़ क्या होती है, लॉरेंट सीरीज़ आपके पास है हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इसकी जो जनरल टर्म है हम वो देखते हैं। ठीक है, लॉरेंट सीरीज़ आपके पास होती है एफ ऑफ जी इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन इंटू जी रेज टू पावर एन प्लस बी एन डिवाइडेड बाय जी रेज टू पावर एन। ठीक है, ये आपके पास लॉरेंट्स सीरीज़ है। ठीक है, अगर हम इस सीरीज़ को एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करने से आपके पास कौन सी टर्म्स यहाँ पर आएंगी, ए नॉट प्लस एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन जी एन, यहाँ पर आपके पास समेशन जो है वो दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर जो ए एन और बी एन है इस सीरीज़ में, ठीक है, इस फॉर्मूले में आपके पास ए एन क्या है और बी एन क्या है, ए एन और बी एन दोनों आपके पास इंटेग्रल फंक्शंस हैं। ठीक है, इंटेग्रल फंक्शंस हैं, अगर आप वो थ्योरम चेक करें तो यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा कि पूरा ये फॉर्मूला जो है वो लॉरेंट्स थ्योरम एक्चुअली
क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम लॉरेंट्ज सीरीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम इसे एक्सपेंड करते हैं, जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं हम इस समेशन को दोनों टर्म्स के साथ अप्लाई करेंगे तो आपके पास दो सीरीज़ आ जाएंगी, ठीक है। एक सीरीज़ ये आएगी और एक सीरीज़ इसकी आएगी। तो ये वाली सीरीज़ an इंटू जी रेज़ टू पावर n सीरीज़ आपके पास क्या आती है, जब हम समेशन अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आएगी a1 z प्लस a2 z स्क्वायर प्लस a3 z क्यूब प्लस सो ऑन, ठीक है। क्योंकि जो n आपके पास है वो क्या है, 1 to इन्फिनिटी है। प्लस समेशन जब हम इस टर्म पे अप्लाई करते हैं देन आपके पास सीरीज़ कौन सी आती है, b1 ओवर c प्लस b2 ओवर c स्क्वायर प्लस सो ऑन। यानी कि आपके पास दो तरह की सीरीज़ आई हैं। एक सीरीज़ कौन सी है, जहाँ पर आपके पास कोई भी डिनोमिनेटर में कोई आपके पास जी जो है वो अपीयर नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है इस सीरीज़ का, ये आपके पास थ्रू आउट ऑल वैल्यूज़ के लिए एनालिटिक है, ठीक है। जी की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट जब हम देखते हैं लॉरेंट्ज सीरीज़ का, तो इस पार्ट में क्या है कि डिनोमिनेटर में आपके पास जी आ रहा है, ठीक है। जी है, जी स्क्वायर है, जी क्यूब है एंड सो ऑन। तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनके एक ख़ास नाम है, ठीक है। इस पार्ट को हम इस हिस्से को क्या नाम देते हैं और इस हिस्से को क्या नाम देते हैं, ये हम देखते हैं। तो अगर आप इस हिस्से को देखें तो यहाँ पर आपके पास जो a0 है, ठीक है, इसे भी हम इसके साथ शामिल कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास जो डिनोमिनेटर में कोई भी जी नहीं आ रहा, लेकिन हम इसके साथ जी लिख सकते हैं, जी रेज़ टू पावर 0 की फॉर्म में, ठीक है। तो ये वाला आपके पास जो इसका हिस्सा है a0 प्लस a1 जी प्लस a2 जी स्क्वायर एंड प्लस ऑन। तो इस पार्ट को हम कहते हैं एनालिटिक पार्ट। क्योंकि एनालिटिक पार्ट हमने क्यों कहा, क्योंकि ये जी की तमाम वैल्यूज़ के लिए आपके पास क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पर फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल ना हो। ये तमाम वैल्यूज़ के लिए ही डिफरेंशिएबल है, लिहाजा इस हिस्से को हम क्या नाम देते हैं, एनालिटिक का नाम देते हैं। और ये पार्ट आपके पास जो दूसरा है b1 ओवर जी प्लस b2 ओवर जी स्क्वायर प्लस b क्यूब ओवर जी क्यूब एंड सो ऑन। तो ये वाला हिस्सा आपके पास क्या कहलाता है, इसका प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है, ठीक है। इसे हम प्रिंसिपल पार्ट का नाम देते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं होगा। किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होगा, z इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। तो इस हिस्से को हम प्रिंसिपल पार्ट का नाम देते हैं और इस हिस्से को हम देते हैं एनालिटिक पार्ट का नाम, ठीक है। अब हम प्रिंसिपल पार्ट को, ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट को हम देखते हैं कि किस तरह से हम फर्दर इसको डिवाइड करते हैं। किस तरह हम रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज़ को डिफाइन करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, इसेंशियल सिंगुलैरिटीज़ को डिफाइन करने के लिए और पोल्स को डिफाइन करने के लिए हम प्रिंसिपल पार्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की मदद से हम देखते हैं तीनों जो टाइप्स हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ की, उनको हम वन बाय वन देखते हैं। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, तो इसका क्या मतलब है कि ऐसी सिंगुलैरिटी जिसे हम रिमूव कर सकें, ठीक है, ऐसी सिंगुलैरिटी जिसे हम ख़त्म कर सकें। तो सिंगुलैरिटी को हम किस तरह से रिमूव करेंगे, कोई ना कोई सिंप्लीफिकेशन करके, ठीक है, आफ्टर सम अप्लाइंग सम टेक्निक, कोई टेक्निक अप्लाई करके हम सिंगुलैरिटी को अगर रिमूव कर दें, ठीक है, सिंगुलैरिटी को ख़त्म कर दें, तो उस सिंगुलैरिटी को हम क्या कहेंगे, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन आपके पास है f ऑफ z इक्वल टू साइन z ओवर z, ठीक है। अगर हम इस फंक्शन को देखें तो फंक्शन किस पॉइंट पर अनडिफाइंड हो रहा है, z इक्वल टू 0 पर, ठीक है। क्लियरली हमें दिख रहा है कि z इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है, यानी कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो z इक्वल टू 0 जो है वो इसका क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है, या 0 जो है वो इसकी सिंगुलैरिटी है, ठीक है। अब 0 इसकी सिंगुलैरिटी है, ज़ाहिरी तौर पर तो हमने कहा कि फंक्शन इस वैल्यू पे अनडिफाइंड है तो ये इसकी सिंगुलैरिटी है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें और देखें कि हम साइन z जो है इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, मैक्लैरेन सीरीज़ से हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसकी सीरीज़ जो है वो क्या होती है, आपके पास 1 ओवर z को हम जो है वो सेपरेट कर लेते हैं और साइन z को सीरीज़ की फॉर्म में हम लिख सकते हैं किस तरह से, z माइनस z ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस
जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल जी की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस जी 7 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इस तरह ये आपके पास सीरीज़ है साइन जी की, ठीक है। साइन को हम सीरीज़ की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। तो अब देखिए कि जब हम जी को डिवाइड करते हैं तमाम टर्म्स पे, डिवाइड करने से आपके पास क्या आता है, जी ओवर जी माइनस जी क्यूब ओवर जी इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस जी की पावर 5 ओवर सी इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन, ठीक है। इतनी टर्म्स लिख लेते हैं, ये काफ़ी है। तो अब जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपके पास एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से भी एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो यानी कि आपके पास जो सीरीज़ है सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बन रही है, 1 माइनस जी स्क्वेयर ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जी की पावर 4 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। तो ये आपके पास जो है वो सीरीज़ अब रह गई है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो सीरीज़ है इसकी तमाम टर्म्स आपके पास क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। कोई भी ऐसी टर्म नहीं है, ठीक है, जहाँ पर फंक्शन क्या हो, अनडिफाइंड हो जाए। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पर फंक्शन आपके पास क्या है, अनडिफाइंड हो जाए, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो सिंगुलैरिटी थी जी इक्वल टू ज़ीरो, उसे हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो क्या है, अगर हम इसे सिंगुलैरिटी को हमने रिमूव कर दिया है तो इस सिंगुलैरिटी को अब हम क्या कहेंगे, जी इक्वल टू ज़ीरो जो सिंगुलैरिटी है, अब ये क्या है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आपके पास बन गई है, ठीक है। अब ये नहीं है कि हमने इसे सिंगुलैरिटी को रिमूव कर दिया तो इस सीरीज़ को हम देखकर बता दें कि इसकी तो कोई सिंगुलैरिटी नहीं है। हमने ओरिजिनल फंक्शन आपको जो गिवन है उससे देखना है, ठीक है। ओरिजिनल फंक्शन से हमने बताना है कि कौन सी किस पॉइंट पर ये कौन सा पॉइंट जो है वो इसका सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। कहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है ये हमने चेक कर लिया, हमने इसका सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। देन हमने क्या करना है, हम देख सकते हैं कि साइन जो सी जो है ये सीरीज़ की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब हमने इसे सीरीज़ की फॉर्म में लिखा और जी पे डिवाइड किया तो आपके पास क्या हुआ कि सिंगुलैरिटी थी वो रिमूव हो गई, ठीक है। अब सिंगुलैरिटी रिमूव हो चुकी है, कोई इसका सिंगुलर पॉइंट अब यहाँ पर इस टाइम पर हम देख सकते हैं कि कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है, लेकिन जो जी इक्वल टू ज़ीरो जो कि ओरिजिनल फंक्शन था, ठीक है, वो उसका सिंगुलर पॉइंट था। देन हम क्या कहेंगे कि ज़ीरो जो है वो एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, ठीक है। यही रीज़न है कि हम इस रिमूवेबल सिंगुलैरिटी को आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी भी कहते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी इसीलिए हम बोलते हैं क्योंकि हम जो सिंगुलैरिटी है उसे हम रिमूव कर देते हैं। तो ये आपके पास है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। सेकंड टाइप आपके पास है इसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो इसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होती है ये हम देखते हैं। सेकंड टाइप आपके पास है इसकी इसेंशियल सिंगुलैरिटीज़। इफ़ इसेंशियल सिंगुलैरिटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ फंक्शन, इफ़ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ फंक्शन f of z at z is equal to z naught contains an infinite number of terms, then z equal to z naught is called an essential singularity. यानी कि अब इसेंशियल सिंगुलैरिटी आपके पास क्या है कि जो आपके पास लॉरेंट सीरीज़ है, ठीक है, या जो भी फंक्शन है उसका प्रिंसिपल पार्ट हमने लेना है, ठीक है। हमने देखा कि अगर आपके पास एक फंक्शन है उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक पार्ट वो होगा जो कि एनालिटिक होगा और दूसरा पार्ट वो होगा जो कि किसी ना किसी पॉइंट के लिए एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। तो जो पार्ट एनालिटिक नहीं होगा वो प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है। तो अगर प्रिंसिपल पार्ट में कितनी टर्म्स हों, इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स हों, देन हम
उसकी जो भी सिंगुलैरिटीज़ हैं उन सिंगुलैरिटीज़ को हम क्या नाम देते हैं, इसेंशियल सिंगुलैरिटीज़ का नाम देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फंक्शन आपके पास है e⁻⁴ ठीक है। तो अब क्या है कि e⁻⁴ जो है इसको हम सीरीज़ की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास फंक्शन e⁻⁴ होता है। ठीक है, अगर आप देखें e⁻⁴ जो है ना वो ऑलवेज एनालिटिक होता है। ठीक है, हर पॉइंट के लिए हमेशा ये फंक्शन एनालिटिक होता है। हम यहाँ पर e⁻⁴ नहीं ले रहे बल्कि हम कौन सा ले रहे हैं, e⁻1/z ले रहे हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो e⁻1/z जो है इसको हम इसे अगर हम सीरीज़ की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास क्या बनता है, 1 + z ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z³ /3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लेकिन अब हम इसे जो e⁻1/z है, ठीक है, इसकी सीरीज़ आपके पास क्या बनेगी, 1 + 1/z प्लस 1/z² 2 फैक्टोरियल प्लस 1/z³ 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, तो क्लियरली फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं है। किस वैल्यू पे, z = 0 पे। ठीक है, z = 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, यानी कि इसकी सिंगुलैरिटीज़ आपके पास क्या है, z एक ही सिंगुलैरिटी है और वो क्या है, z = 0 जो है वो इसकी सिंगुलैरिटी है। इस सीरीज़ के दो पार्ट हैं, एक आपके पास क्या है, एनालिटिक पार्ट है और दूसरा पार्ट कौन सा है, प्रिंसिपल पार्ट है। ठीक है, अब हमने चेक करना है प्रिंसिपल पार्ट के लिए कि प्रिंसिपल पार्ट जो है उसमें कितने टर्म्स हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है कि इसकी सिंगुलैरिटी कौन सी है, तो सिंगुलैरिटी इसकी क्या है, 0 जो है वो इसकी सिंगुलैरिटी है। अब क्योंकि इसमें प्रिंसिपल पार्ट में इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इस सिंगुलैरिटी को हम क्या नाम देंगे, बाय डेफिनेशन ये कौन सी सिंगुलैरिटी है, ये एक इसेंशियल सिंगुलैरिटी है। ठीक है, जिसे हम रिमूव नहीं कर सकते, इस सिंगुलैरिटी को हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो इस सिंगुलैरिटी को क्या नाम देंगे, इसेंशियल सिंगुलैरिटी का नाम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है पोल। ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की जो तीसरी टाइप है वो आपके पास क्या है कि अगर एक प्रिंसिपल पार्ट ऑफ ए फंक्शन, इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ ए फंक्शन f(z) consists of finite number of terms say m, then f(z) has a pole of order m। ठीक है, क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक फंक्शन f(z) जो है वो किसी पॉइंट पे सिंगुलैरिटी रखता है, ठीक है, और उसमें उसका जो प्रिंसिपल पार्ट है उस फंक्शन का, उसकी जो प्रिंसिपल पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है, फाइनाइट हैं, देन हम उस सिंगुलैरिटी को क्या नाम देंगे, पोल का नाम देंगे। ठीक है, जो दूसरी टाइप आपने देखी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की, इसेंशियल सिंगुलैरिटी, उसमें आपने क्या देखा कि जो प्रिंसिपल पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आना है प्रिंसिपल पार्ट, कि अगर एक फंक्शन का जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम सिंगुलैरिटी को क्या नाम देते हैं, इसेंशियल सिंगुलैरिटी का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक फंक्शन जो है वो सिंगुलैरिटी रखता है किसी पॉइंट पे, ठीक है, और उसके प्रिंसिपल पार्ट में जो टर्म्स हैं वो कितनी टर्म्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो हम उस सिंगुलैरिटी को नाम देते हैं पोल का। ठीक है, फिर उस पोल का होता है आपके पास ऑर्डर। ठीक है, अब कितना ऑर्डर होगा, उस पोल का ऑर्डर उतना ही होगा जितनी के उसमें टर्म्स की तादाद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास फंक्शन f(z) है 1/z-1। ठीक है, अब ये फंक्शन है आपके पास, ठीक है, इसमें एक ही प्रिंसिपल पार्ट जो है उसमें एक ही टर्म है 1/z-1। ठीक है, और इसकी सिंगुलैरिटी जो है वो क्या है, z = 1 इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी है। ठीक है, अब हम इस सिंगुलैरिटी को पोल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें जो टर्म्स की तादाद है वो कितनी है, फाइनाइट है। ठीक है, तो इस सिंगुलैरिटी को हम नाम देंगे पोल का। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर m। अब इसका ऑर्डर कितना होगा इस पोल का, जितनी के टर्म्स की तादाद है, तो कितनी तादाद है, एक, तो इस पोल का ऑर्डर कितना है, ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उतना ही उस पोल का ऑर्डर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर देखिए, फंक्शन f(z) आपके पास है 1/z + 1/z²। तो ये फंक्शन जो है किस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी रखता है, z = 0 पे ये फंक्शन क्या है, सिंगुलैरिटी रखता है। ठीक है, यानी कि 0 जो है वो इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी है। ठीक है, टर्म्स की तादाद कितनी है, फाइनाइट है या इन्फिनिट है, अगर तो इन्फिनिट होती तो हम इस सिंगुलैरिटी को क्या नाम देते, इसेंशियल सिंगुलैरिटी का। ठीक है, अब चूंकि इस फंक्शन के जो प्रिंसिपल पार्ट है
उसमें कितनी टर्म्स हैं, फाइनाइट टर्म्स हैं, कितनी हैं, 2 हैं, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इस सिंगुलैरिटी को हम क्या नाम देंगे, पोल का नाम देंगे, ठीक हो गया। देन पोल का ऑर्डर, कितना ऑर्डर होगा, जितनी के टर्म्स की तादाद है 1 2, ठीक है। तो इसका पोल का जो ऑर्डर है आपके पास वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन अगर आप देखें एफ ऑफ जी इक्वल टू 4/z माइनस 5/z² प्लस 7/z रेज टू पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास इसमें सिंगुलैरिटी, जो फंक्शन की सिंगुलैरिटी क्या है, 0 इसकी सिंगुलैरिटी है, ठीक है। सिर्फ एक 0 ही है ना जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है, और तो किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड नहीं होगा। तो 0 जो है वो इसकी सिंगुलैरिटी है, ठीक है। अब हमने सिंगुलैरिटी फाइंड आउट कर ली है। अगर तो नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिट होती तो इस सिंगुलैरिटी को हम क्या नाम देते, इसेंशियल सिंगुलैरिटी का, ठीक है। लेकिन अब चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फाइनाइट है, तो ये सिंगुलैरिटी क्या कहलाएगी, पोल कहलाएगी, ठीक हो गया। बात समझ में आ गई है ना कि अब ये क्या है, पोल है, ठीक है। अब इस पोल का ऑर्डर कितना है, जितने के नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। कितनी टर्म्स हैं, 1 2, अब ये 6 है, ठीक है। इसका ऑर्डर 6 होगा, क्यों होगा, क्योंकि बीच में जो टर्म्स आ रही हैं, z² है, z³ है, z4 है, z5 है, z6 है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है आपके पास वो कितना है, 6 है, ठीक हो गया। यानी कि आप एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पास हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो उसका ऑर्डर होगा, क्योंकि जो टर्म्स मिसिंग हैं हम उन टर्म्स को लिख सकते हैं बीच में, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं +0/z³ प्लस 0/z⁴ प्लस 0/z⁵, ठीक है। तो जो टर्म्स मिसिंग हैं हम वो टर्म्स बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है आपके पास z का वो 6 है, तो 6 ही इस पोल का ऑर्डर होगा, ठीक हो गया। तो यानी कि अब दूसरी आप जो है वो एक आपके पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि ऐसी सिंगुलैरिटी जिसका ऑर्डर क्या हो, फाइनाइट हो, उसे हम क्या नाम देंगे, पोल का नाम देंगे, ठीक है। यानी कि आप रिमार्क जो है वो नोट कर लें कि रिमार्क आपके पास है, इफ ए सिंगुलैरिटी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ए सिंगुलैरिटी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया कि जो ऐसी सिंगुलैरिटी जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो वो क्या कहलाती है, पोल कहलाती है। ए सिंगुलैरिटी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज कॉल्ड ए पोल, ठीक हो गया। तो अब आपके पास जो है पोल्स की टाइप्स, ठीक है। पोल्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल पोल और एक होता है मल्टीपल पोल, ठीक हो गया। तो जो टाइप्स हैं आपके पास पोल्स की, सिंपल पोल और मल्टीपल पोल, ठीक है। हम कंपैरेटिवली जो है वो दोनों को डिस्कस करते हैं। मल्टीपल पोल फंक्शन आप लें, यहाँ पर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ जी जो है वो है z² + 1 डिवाइडेड बाय z इंटू z+1, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीपल पोल्स के लिए आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ z इक्वल टू 1/z - 2⁻3, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपके पास है एफ ऑफ z² + 1/z इंटू z+1, यहाँ पर आपके पास इसके पोल कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 पोल हैं, एक तो z = 0 है और दूसरा आपके पास पोल क्या है, z = -1, ठीक है। इस फंक्शन के पोल आपके पास कौन कौन से हैं, एक ही पोल है z = 2, ठीक हो गया। तो इस पोल को हम सिंपल पोल क्यों कह रहे हैं और इसे हम मल्टीपल पोल क्यों कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो पोल z = 0 है वो किस वैल्यू पे है, वो इस पे है, ठीक है। और इसका ऑर्डर कितना है, 1 है, इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, ठीक है। z = -1 जो आपके पास है ये किस पोल हमें कहाँ से मिला है, किस फैक्टर से हमें ये पोल मिला है, ये हमें मिला इस फैक्टर से, इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये 2 पोल रखता है, 0 और -1, ठीक है। और दोनों का ऑर्डर क्या है, दोनों का ऑर्डर 1 है। तो इन दोनों पोल्स को हम क्या नाम देंगे, सिंपल पोल्स का नाम देंगे, ठीक है। क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है, इन दोनों पोल्स का ऑर्डर क्या है, 1 है, ठीक है। फंक्शन एफ ऑफ जी हैज़ पोल्स
0 एंड -1 ऑफ ऑर्डर्स 1, दोनों का ऑर्डर 1 है। ठीक है, तो ऐसे पोल्स जिनका ऑर्डर 1 हो क्या कहलाते हैं? सिंपल पोल्स कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें जो पोल मिला है z = 2 वो इस फैक्टर से मिला है और इसका एक्सपोनेंट 3 है। ठीक है, 3 है इसकी पावर, तो यानी कि इस पोल का ऑर्डर कितना होगा? 3 ही होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फंक्शन f ऑफ z है, f ऑफ z हैज़ ए पोल एट z = 2 ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है? 3 है इसका ऑर्डर। तो ऐसा पोल, ठीक है, या ऐसे पोल्स जिनका ऑर्डर 2 हो या 2 से ज़्यादा हो वो क्या कहलाते हैं? मल्टीपल पोल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सिंपल पोल कौन से पोल होते हैं? ऐसे पोल जिनका ऑर्डर 1 होता है वो सिंपल पोल कहलाते हैं, और ऐसे पोल जिनका ऑर्डर 2 हो या 2 से ज़्यादा हो वो कहलाते हैं आपके पास मल्टीपल पोल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास पोल्स की 2 टाइप्स थी, सिंपल पोल और मल्टीपल पोल। बहुत इंपॉर्टेंट है पोल जो है वो इन सारी टाइप्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट जब हम रेजिड्यूज फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हमें पोल्स जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपने सिंगुलैरिटीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।